हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। एंड दैट टॉपिक इज़ यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इसका रेट डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है न्यूट्रिएंट्स पे, डिपेंड कर सकता है उसकी लाइट पे, वाटर पे, स्पेस पे। ठीक, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। यानी द लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एक्सप्लेन्स हाउ द रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक प्लांट की ग्रोथ हो गई या फोटोसिंथेसिस हो गया, it is controlled by the slowest or least available factor among several essential ones. Means there are many factors, for example nutrients हो सकते हैं, it may be light, it may be water, it may be space. They are the factors present in a limited supply, or these explains these determines the plant growth or the process of photosynthesis in plants. There are three laws which explains these factors. First one is Liebig's law of minimum, second one is law of tolerance, and third one is Blackman's law of limiting factor. अब इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज Liebig law of minimum. ठीक, as the name implies, the growth of the plant is determined by the nutrient that is in the shortest supply relative to the need. अगर हमारे पास किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए सपोज फॉस्फोरस की ज़रूरत है, और फॉस्फोरस अगर हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी में है, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ कार्बन कितना है, पोटेशियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है। ठीक, हमको अगर पोटेशियम कम है तो इसकी यही हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा। एंड इट वॉज प्रपोज बाय द Liebig इन 1840s, एंड इट नॉर्मली फोकसेस ऑन द न्यूट्रिशन लिमिटेशन, चाहे वो नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गई। इसको हम बहुत एक बैरल एनालॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट स्टेव होगी दैट विल डिटरमिन द वाटर लेवल। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। ठीक, अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हर स्टेव, ये डिफरेंट जो स्टेव्स हैं, ठीक, ये शो कर रही हैं डिफरेंट न्यूट्रिशन को। तो जो सबसे कम न्यूट्रिशन होगा ना, दैट विल डिटरमिन कि ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, वाटर इस बैरल में कितना वाटर होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, जो स्टेव सबसे छोटा है। तो एक्चुअल में जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस, क्योंकि लॉ ऑफ मिनिमम सिर्फ एक उस पर ही नहीं अप्लाई हो रहा है ग्रोथ पे, बल्कि वी आर अप्लाइंग इट टू इकोसिस्टम मॉडल्स और पॉपुलेशन ऑल्सो। द ऑर्गेनिज्म और प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। आपको पता है कि वो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक हो सकते हैं। एट अ गिवन टाइम दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेवल, एंड वन अमंग ऑल डिफरेंट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मिनिमम लेवल। ठीक, ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। द Liebig law of minimum explains that it is the limiting factors whose rate of availability will affect the growth. Means अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो Liebig जो laws of minimum है वो सिंपली कहता है कि जो लिमिटिंग फैक्टर होगा ना, उसकी अवेलेबिलिटी से डिफाइन होगा उस एरिया में पर्टिकुलर उस प्लांट की ग्रोथ या फिर उसका नहीं होना। ये डिटरमिन होगा किससे, कि जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो अगर हम इसको सिंपल कंक्लूड करें तो हम इसको सिंपल कैसे कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्कार्सिटी। ठीक, वो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर विच इज़ equally important for the plant growth as the nutrient in the abundance. Means ऐसा नहीं है कि वो आपका वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कम है तो वो इफ़ेक्ट नहीं करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर आपके पास अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस में है। नहीं,
बल्कि ये क्या कह रहा है कि हो सकता है कोई कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जिसकी ज़रूरत है लेकिन वो कम मात्रा में अवेलेबल है, तो वो इफेक्ट करेगा प्लांट की ग्रोथ को. दिस वॉज ऑल अबाउट लेविक्स लॉ ऑफ मिनिमम. सेकेंड लॉ इज द नेक्स्ट लॉ इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. ये थोड़ा सा अलग है. ठीक, ये क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रोसेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेवरल फैक्टर्स इट्स रेट इज लिमिटेड बाय द स्लोएस्ट फैक्टर. यही हम अभी तक कह रहे थे. लेकिन ब्लैकमैन ने क्या कहा, द नंबर ऑफ फैक्टर्स रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस बट द फैक्टर्स आर इन डिफरेंट अमाउंट इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑन द होल. फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो, पहले इसको समझ लो कि इट वॉज प्रपोज्ड बाय द ब्लैकमैन इन 1905 एंड इट इज़ basically applicable in the process of photosynthesis. Even if all the other factors, light, carbon dioxide, temperature, are optimal, the factors in the shortage supply will control the rate. Means इनमें से भी कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है तो जिसकी सबसे कम सप्लाई होगी ना वो रेट को अफेक्ट करेगा. जैसे थोड़ा सा एक पहले इसको फिगर को एक्सप्लेन करने से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट के पास या तो इट इज़ एक्सपोज टू लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन अगर किसी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक, तो इस सिचुएशन में दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर. एंड जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा. तो चाहे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें उसकी प्रोसेस, ठीक है, इट विल नॉट बूस्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब अगर ये कम है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो चाहे हम लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ा ही क्यों ना दें, उससे इसकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि उसमें बूस्ट नहीं मिलेगा, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास देखो लेवल ऑफ लिमिटिंग, मतलब आपके पास हर फैक्टर एक दूसरे के साथ डिपेंडिंग है. अगर एक फैक्टर कम है तो दूसरे के ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. देखो ये रेट ऑफ प्रोसेस है, इस डायरेक्शन में आपने रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लिखा है. तो वो रेट ऑफ एक के चेंज होने से ना, अगर हम एक को बढ़ा दें तो वो प्रोसेस, अगर हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर, कोई फैक्टर है जो लिमिट कर रहा है, ठीक, तो दूसरे को बढ़ाने से रेट, प्रोसेस की रेट में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. ठीक, अब थोड़ा सा इनको कंपैरिजन कर देते हैं दोनों को, लेविक्स को और दूसरा ब्लैकमैन को. ठीक, ये न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेशन पे बात करते हैं. बात दोनों जगह लिमिटेशन पे हो रही है, बट जो लेविक लॉ है वो फोकस करते हैं न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन पे, जबकि हमारा ब्लैकमैन लॉ है ये फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहा है. ठीक, इसमें हम क्या कह रहे थे कि जो प्लांट ग्रोथ है वो लिमिटेड हो रही है. किससे लिमिट हो रही है, जो लीस्ट अवेलेबल न्यूट्रिएंट है. अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, दैट इज़ इट. लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसका एक एग्जांपल कैसे ले सकते हो आप कि फोटोसिंथेसिस, जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, तो लाइट चाहे कितनी भी सफिशिएंट क्यों ना हो, इट विल इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ इट. हमारे पास देयर इज़ अ थर्ड लॉ एंड दैट लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस. ठीक, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शेल्फर्ड्स लॉ. अब लॉ ऑफ टैलेंट, जैसे देखो अभी तक आपने लेविक्स प्रिंसिपल में क्या देखा कि किसी चीज़ की अमाउंट कम हो रही है, किसी न्यूट्रिशन की अमाउंट कम हो रही है ना, ठीक, तो उससे उस प्लांट की ग्रोथ में या उसकी प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस की, उसकी प्रोसेस में फ़र्क पड़ रहा है. लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सपोज अब हमारे पास कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको कम पानी भी देते हो, ठीक है, आपने इसको लो लेवल पे वाटरिंग करी तब भी इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर इसको आप ओवर वाटरिंग कर देते हो तब भी इस प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ जाएगा, तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा. ठीक, तो जो हमारा शेल्फर्ड्स लॉ है ना, ये यही कहता है कि द एग्जिस्टेंस, अबंडेंस and distribution of a species are determined by the level of one or more physical chemical factors falling within a range tolerated by that species. मतलब हर species की एक लिमिट होती है, ठीक है, उसके अंदर ही वो
उसका एग्जिस्टेंस उस लिमिट के अंदर ही उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस और अबंडेंस एग्जिस्ट करती है, उसके बाहर नहीं। ठीक, एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख सकते हो प्लांट और ट्रीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपको पता है कि कितने से कितने रेंज में क्या रहे, कौन सा प्लांट की स्पीसीज़ हो सकती है, कौन से प्लांट होंगे, ठीक है। ठीक, तो देखो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी, ठीक, यानी टू मच और टू लिटिल ऑफ अ फैक्टर कैन बी हार्मफुल। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी स्पेस की पीएच बहुत ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम गोज़ फॉर सैलिनिटी ऑल्सो। देखो, ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन ऑप्टिमम रेंज, मतलब ये सिर्फ मिनिमम रेंज की बात नहीं कर रहा है, ये एक लिमिट की बात कर रहा है कि एक लिमिट तक ही कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करती है, उसके अदर या तो बहुत कम हो जाए या तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए एज अ थ्रेट का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है ट्राउट फिश का। ठीक, ट्राउट फिश हमेशा नॉर्मली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 22 तक ही सर्वाइव करती है, बट अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो गया तो इट विल कॉज स्ट्रेस और स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर 14 to 18 है तो ओके, दे आर गुड टू गो, बट इफ़ 22 से ज़्यादा हो गया तो इट मे कॉज डेथ टू दैट पर्टिकुलर फिश। ठीक, यानी एक रेंज है जिसमें ये सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी ये रहा एक सिंपल सा कर्व है, ठीक, ये रहा रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इधर हमने शो किया रेंज ऑफ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी भी स्पीसीज के लिए दिस इज़ योर ऑप्टिमल रेंज, जहाँ आप कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इधर वाले हैं जहाँ लो हो गया वो पर्टिकुलर फैक्टर और या फिर ज़्यादा हो गया, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ इनटॉलरेंस लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक, अब जो फैक्टर्स हैं इसमें हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं, उसमें हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, इसमें क्या क्या ले रहे हैं, लेबिक्स में हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, सेल्फर्ड्स लॉ में हम टेम्परेचर को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक, हम लाइट को इंक्लूड कर रहे हैं, मॉइस्चर को इंक्लूड कर रहे हैं, पीएच, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं किसमें, सेल्फर्ड्स लॉ में। थोड़ा सा लेविग और सेल्फर्ड में डिफरेंस देख लेते हैं कि हम सिर्फ फोकस कर रहे थे किस पे, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे। जब हम लेविग्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट पे बात कर रहे थे, सेल्फर्ड में हम एक रेंज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे कि ग्रोथ किससे लिमिट हो रही थी, जो लीस्ट अवेलेबल फैक्टर है, ठीक। वेरएज इसमें क्या हो रहा था कि लिमिट किस पे डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था बैरल मॉडल से, जो शो करता है कि जो सबसे जिसका क्वांटिटी जो स्टेप सबसे मिनिमम होगा उसी की वजह से वही डिटरमिन करेगा, वही डिफाइन करेगा लिमिटिंग फैक्टर है क्या, या वही डिफाइन करेगा वाटर लेवल कितना है। और इसके लिए हमने शो किया एक बेल शेप कर्व, यानी कि इससे इधर भी प्रॉब्लम और अगर हमने किसी फैक्टर को बढ़ा दिया तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज इट। हमने 3 लॉ पढ़े किसके, लिमिटिंग फैक्टर्स के, कौन कौन से। फर्स्ट लॉ वाज हमारा लेविग्स प्रिंसिपल या लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम, सेकंड वन वाज लॉ ऑफ टॉलरेंस जिसको हम सेल्फर्ड्स लॉ भी कह रहे हैं, और थर्ड वन वाज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, थैंक यू।